हेलो बच्चों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र शुरू कर दिए थे। अब विद्युत क्षेत्र जहां पे होगा तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा? विद्युत क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण होगा। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट बनाना शुरू करिए। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र धन आवेश चलता है। ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र धन आवेश क्या होता है? काल्पनिक रेखाएं लिखिए या इसको लिखिए काल्पनिक वक्र होता है। काल्पनिक वक्र होता है। काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धन आवेश चलता है। आपको ध्यान होगा पिछली बार जब हमने धन आवेश बनाया था तो इसकी अनुभूति करने के लिए कि इसके अगल बगल जो विद्युत क्षेत्र है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा पिद्दी सा परीक्षण आवेश लाया था। क्योंकि परीक्षण आवेश के बिना विद्युत क्षेत्र का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र केवल किसके लिए है? आवेशों के लिए है। और जब तक आप कोई और बिंदु आवेश नहीं लाओगे तब तक आप उसके बारे में बता ही नहीं सकते। तो वही चीज है कि यह एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धन आवेश चलता है। मतलब जिस जिस रेखा पे, जिस जिस जगह पे वो धन आवेश चलता गया वो हमारी क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर बल का परिमाण तथा दिशा दिखाती है। जैसे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा हो, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई एक ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। इस पे जब हम कोई स्पर्श रेखा मतलब इस पे 90 डिग्री पर इसको छूती हुई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा क्या करेगी? ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत बल रेखा की दिशा और साथ ही साथ उस बिंदु पर, मतलब जैसे जहां पे ये टच कर रही है, जहां पे इसको स्पर्श कर रही है, वहां पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण बताएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा को हम इस तरह छोटा समझते हैं कि ये एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धन आवेश, मतलब स्वतंत्र धन आवेश जहां जहां जाएगा वो
हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन चीज है यहां पे समझना हमको है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो मेन चीज यहां पे समझना है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण। क्षेत्र रेखाओं का गुण। चलिए पहला पॉइंट, ये रेखा बिंदु धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको, ये रेखा, ये रेखाएं, या इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिंदु धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर या अनंत तक जाती हैं। नोट कर लिए, चलिए इसको समझते हैं। देखिए आपको याद होगा कि जब पिछली बार हमने एक धनावेश बनाया था तो इसके अंदर से इस तरह से विद्युत बल रेखाएं निकल रही थी। बोलिए, निकल रही थी, तो ये निकल के कहां तक जाएंगी? अनंत तक। अब अनंत का देखिए हमने आपको पहले बताया, अनंत का मतलब ये नहीं बहुत दूर तक, जहां पे जैसे हम लोग के लिए मैथ्स में अनंत क्या है, जहां पे गिनती एकदम लास्ट हो, लेकिन यहाँ पे अनंत मतलब बहुत दूर। अनंत का मतलब ये नहीं है कि बहुत ऐसी गिनती जहां पे हम गिन ही ना सकें। अनंत का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि बहुत दूर। तो बात आई समझ में? पहला पॉइंट हमको क्या बता रहा है? पहला पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिंदु धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। मतलब धन आवेश से निकला और किस तरह की ओर जाएगा? अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, क्लियर? दूसरा पॉइंट नोट करें। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है इसका थोड़ा अपोजिट कह सकते हैं। नोट करिए, विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से होकर ऋण बिंदु आवेश के अंदर आती हैं। देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया कि इसमें धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। और इसमें क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऋण आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। मतलब मान लीजिए ये कहां से आ रही होंगी? ये कहीं अनंत से आ रही होंगी, और अनंत से आ रही होंगी तो सब की सभी इस ऋण आवेश के अंदर प्रवेश कर लेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से होकर ऋण बिंदु आवेश के अंदर आती है। क्लियर है? नोट हो गया? आगे चलें। देखिए आज का जो लेक्चर है इसी तरह है, बहुत इजी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी सतत आवेश का विभाजन जो है वो भी इसी तरह, मतलब आज के जो टॉपिक्स है बहुत इजी हैं, बस इसको याद रखिए क्योंकि इनके बिना आगे काम नहीं चलना है। आगे जब जाएंगे तो इनकी आवश्यकता हमको पड़ेगी ही। 2 पॉइंट हो गए, अगला लिखते हैं।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं, ये बंद नहीं होते। इसका मतलब समझिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती हैं, वो बंद होती हैं, वो खुली होती हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। इसका एग्जांपल, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, हम एक पॉइंट और नोट कराते हैं। इसके बाद दो समान तथा विपरीत आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन बिंदु आवेश से ऋण बिंदु आवेश की ओर जाती है। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या कहा, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान मतलब एक परिमाण के, और विपरीत मतलब उनका जो चिन्ह होगा अलग होगा। थोड़ा इसको यहां रखते हैं। अब देखिए, इनकी जो विद्युत रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी। आप भी जानते हैं कि धन से, जो धन बिंदु आवेश होता है उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, और ऋण में क्या होता है, इसको नहीं बनाते हैं, धन से निकलता है और ऋण के अंदर आता है। तो यह हमको यही बताता है कि जब दो समान और विपरीत आवेश होंगे तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो हमेशा धन से ऋण की ओर जाएगा। बोलिए, क्लियर है। अब देखिए, एक चीज बात हमारी समझिए, जैसे ये रेखा है हमारी, तो ये यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हो गई। मतलब अपने आप को इसने बंद नहीं किया, ये ऐसे गई और यहां पे खत्म हो गई, मतलब ये खुली है, बंद नहीं हुई ना। तो वही चीज हमारा जो थर्ड पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण हमको यही बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होता है, ये बंद नहीं होती, मतलब ये पूर्ण वक्र नहीं। अगर ये ऐसे हो गया होता तो ये पूर्ण वक्र कहलाता, लेकिन ये क्या है, धन से शुरू होता है और ऋण पे खत्म हो जाता है। इसी कारण से एक कैसा वक्र बनाता है, ये खुला वक्र बनाते हैं। बोले, क्लियर है। नोट कर लीजिए, सफा करें। एक पॉइंट और है बस, लिखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। इट मीन्स दैट कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि अगर हम वहां पे स्पर्श रेखा खींचेंगे
जहां पे दो के दोनों एक दूसरे को काट रही हैं तो दो के दोनों स्पर्श रेखाएं जो होंगी अलग अलग दिशा बताएंगी। और ये चीज हमें गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा की दिशा एक ही हो सकती है, दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। इस कारण से हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा का जो परिमाण है वो गड़बड़ हो जाएगा और दिशा भी गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में टोटल हमने आपको कितने पॉइंट लिखवाए हैं? टोटल हमने आपको 5 लिखवाए हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जब तक हो रहा है। पहला था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है धन से निकलती हैं। दूसरा था धन से निकल के अनंत की ओर जाती हैं। अगला क्या था कि अनंत से आती हैं। कहां से? अनंत से आती हैं और कहां पे जाती हैं? धन आवेश के अंदर चली जाती हैं। अगला क्या था? एक मिनट इसको लिख लें। हाँ, अगला क्या था बेटा? अगला हमारा ये था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, हमने दिखाया था। और अगला चौथा था हमारा कि दो समान तथा विपरीत आवेश जब पास में रहेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो धन से निकलेंगी और ऋण पे जाके खत्म हो जाएंगी, और धन से निकलेंगी ऋण पे जाके खत्म हो जाएंगी। इस कारण से जो वक्र होगा वो खुला वक्र होगा, और खुला वक्र होने के कारण हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया। पांचवा एंड द लास्ट वन हमको ये बताएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। बस यहाँ पे हमारे 5 के 5 जो छोटे गुण थे हमने खत्म कर दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है ये समझिए। अब देखिए, इसको अगर हम डेफिनेशन में बताएंगे तो डेफिनेशन में कुछ भी हो सकता है। हम इसको सीधे सीधे इस तरह बताएंगे, आपको छोटे टर्म में कुछ इस तरह बताएंगे। हम आपको इस तरह बताएंगे कि दो विपरीत आवेश, नोट कर लीजिए, दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान तथा विपरीत आवेश। अब देखिए, हम लोग जो द्विध्रुव बनाते हैं थोड़ा इसको समझ लीजिए। हमेशा इधर हमारे बाएं साइड पे निगेटिव रहेगा और दाएं साइड पे पॉजिटिव रहेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका स्थान निश्चित है, इसका स्थान निश्चित है। दाएं साइड पे हम पॉजिटिव रखेंगे, बाएं साइड पे हम निगेटिव रखेंगे। अब ये आवेश कैसे होंगे? तो इन आवेश को हम क्यू बस लिखेंगे। दो समान तथा विपरीत बिंदु आवेश कर लेंगे, बिंदु आवेश क्यू एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो। तो अब एक दूसरे की ये जो दूरी इन दोनों की ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 2l। क्लियर है? यही जो है इसी स्थिति को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे इसको हम? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग कभी आगे जो
सूत्र का डेरिवेशन आएगा वहां पे विद्युत द्विध्रुव का यूज रहेगा। आज के लेक्चर में हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हमने इसको यहीं पे एडजस्ट करके इसको हमने कहा कि इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो तो उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बोलो, ये चीज क्लियर है? अब देखिए यहां पे आपको एक रेखा दिख रही है, नोट करिए इसको ऐसे। जो रेखा दोनों आवेशों को जोड़ती है उसे हम द्विध्रुव अक्ष, उसे हम द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव अक्ष क्या है? इन दोनों को जो एक सीधी रेखा जोड़ रही है इसे हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव अक्ष। क्लियर है? करते जाइए। देखिए बहुत डिफिकल्ट इसको नहीं कह सकते हैं। द्विध्रुव अक्ष ये सब कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल चीजें चल रही है। ठीक है, अब देखिए आगे हमको एक और यहां पे कैलकुलेशन वाला टर्म मिलेगा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग P से दिखाते हैं, स्मॉल p। किससे? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम स्मॉल p से दिखाते हैं। क्या होता है ये? आवेश तथा दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसके? आवेश तथा दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान दीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा वो हमेशा इस दिशा में होगा, प्लस से माइनस की ओर। इस कारण से अब देखिए इसमें दिशा आ गई। ध्यान दीजिए, जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसमें क्या होगा? दिशा होगा। जब दिशा की बात होगी तो तुरंत हम कह सकते हैं क्या है ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है? तो आप लिख दीजिए यह एक सदिश राशि है। बोलो, क्लियर है? इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका जो मात्रक होगा, अब आप भी जानते हैं, जो L होता है उसका मीटर होता है और Q होता है कूलाम। तो इसको आप ऐसा कहते हैं कूलाम, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसकी विमा क्या होगी? तो इसकी विमा लिखते हैं। तो L की विमा क्या होती है? जब हम विमा लिखते हैं तो L को कैसे लिखते हैं? कैपिटल L से, और Q को कैसे लिखते हैं? A T से। तो T पहले कर देते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? L T A। ये इसकी क्या होगी? विमा। क्लियर है? अब देखिए और कोई अगर जैसे कोई जानकारी और बच रही होगी तो इसको हम लोग तब देंगे जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, यहां पे हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमें यहां पे एक और जो टॉपिक पढ़ना है जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, वो है सतत आवेश का वितरण। नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके इरेज कर दें हम।
देखिए ये जो भी चीजें हैं ये इंडिविजुअल बोर्ड एग्जाम में आपसे रेयरली ही पूछी जाएंगी, मतलब इनका बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी एकदम ना के बराबर है। लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो आगे आपको ये बेसिक्स से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये जो चीजें हैं ये बेसिक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई बच्चे को हम ABCD ना पढ़ाएं और सीधे 6, 7, 8 पे पढ़ा लेंगे तो जाहिर सी बात है उसको दिक्कतें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। हाँ, इन केस ही इज अ हार्ड वर्कर, उसने बहुत अच्छी मेहनत की तो डेफिनेटली उसको कवर करेगा, लेकिन उसके लिए तो उसको पीछे का सिलेबस क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। सतत आवेश का विद्युत वितरण, सतत आवेश का विद्युत वितरण। अब देखिए अभी तक जो भी हमने बात की, विद्युत क्षेत्र की बात की, जो भी बात की हमने बिंदु आवेश के लिए किया, मतलब केवल एक आवेश के लिए किया। लेकिन मान लीजिए हमने कोई तार दिया, उस पे हमने आवेश दे दिया तो क्या होगा भाई, आवेश तो हम क्यों ही देंगे, हमने आवेश कैसा दिया, क्यों दिया, तो उस तार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जो आवेश है उसमें किस प्रकार से बटेगा। कोई चद्दर हमने लिया, चद्दर में हमने क्यों आवेश दे दिया तो किस प्रकार से बटेगा। कोई हमने गोला लिया, गोला मतलब स्फीयर लिया, बॉल होती है, उस तरह का पूर्ण स्फीयर लिया या पूर्ण गोला लिया तो उसमें किस तरह बटेगी। तो हमको यहां पे क्या करना है कि जो आवेश है उसका किस प्रकार से वितरण होगा उसकी बात करनी है, ठीक है। तो सीधे से आप लिखना चाहिए कि लिखना इसमें क्या, इसमें आप सीधे समझिए कि कोई भी आवेश है वो किस प्रकार से बटेगा, हमको ये समझना है। तो देखिए यहां पे 3 तरह से हम लोग आवेशों को बांट सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। देखिए यहां पे जो आवेश का वितरण है उसको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई तार लिया, इसकी लंबाई हम क्या मान लें, इसकी लंबाई हमने L मान ली, इस पे जो आवेश है उसको हमने क्या दिया, Q दिया। तो ये जो हमने Q दिया, ध्यान दीजिए कि यहाँ इसमें जो आवेश बटेगा वो समान रूप से बटेगा सबके सभी में, सबके सभी में समान रूप से आवेश बटेगा। जब समान रूप से बटेगा मतलब इसके इस टुकड़े में जितना आवेश होगा इसमें भी उतना ही होगा, उसमें भी उतना होगा। तो वितरण हम कैसे करेंगे, अब देखिए यहां पे हम एक टर्म का यूज करेंगे लैम्डा। रेखीय आवेश वितरण को हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम कैसे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। और आयतन वाले को किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। लैम्डा, सिग्मा और रो। तो लैम्डा का सूत्र क्या होगा, आवेश कितना है Q, लंबाई कितनी है L। पृष्ठीय की बात करें तो पृष्ठीय में जो ये Q आवेश है वो किसी चद्दर में, जैसे कोई चद्दर है, हमने Q आवेश दिया तो प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस जो Q है
वो पूरे के पूरे चद्दर में बराबर से बढ़ जाएगा। बराबर से बटेगा तो किस प्रकार बटेगा, ये कैसे निकालेंगे? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा Q बाई A, और आयतन की बात करें तो जो भी वस्तु होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई गोला मिल गया तो प्लस 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 इसमें पूरे पूरे इसके जो आयतन है इसमें बराबरी से बढ़ जाएगा। तो इसका जो भी आयतन है इसको हम V मान लें, इसका जो आयतन है इसको हमने V मान लिया, इसका जो क्षेत्रफल इसको A मान लिया। तो कैसे हो जाएगा, रो बराबर Q अपॉन V। ठीक है, मतलब यहां पे जो आवेश हमें मिला, आवेश हमें हर बार क्या मिला, Q ही मिला। उस जब वो रेखीय आवेश वितरण मतलब कोई एक आयाम। अब हाँ, इन तीनों में एक और अंतर समझिए, आयाम आप जानते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मैथ्स वाले तो सभी लोग जानते होंगे। 1 डायमेंशन मतलब जब केवल एक लंबाई हो, 2 लंबाई हुआ तो क्षेत्र बन गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 आयाम बन गया। तो ये इसके लिए रेखीय आवेश वितरण हमेशा एक आयाम की बात करेगा, कोई भी एक आयाम, चाहे x अक्ष, चाहे y अक्ष, चाहे z। ये 2 आयाम की बात करेगा, कोई भी 2, और आयतन तीनों आयाम की बात करेगा। इस चीज को हम लोग समझ लेंगे क्योंकि जो अगला हमारा डेरिवेशन है वो इसी पे कुछ आधारित है। एक तार लेंगे, उसमें Q आवेश हम दे देंगे, उससे x दूरी पर एक बिंदु लेंगे और उस पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो समाकलन के द्वारा हमको निकालना है। किसके द्वारा, समाकलन के द्वारा। तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। इसको आप लोग देख लीजिए प्रॉपर्ली, क्योंकि सतत आवेश का विद्युत वितरण के बिना, इसके बिना तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इन तीनों को समझ लीजिए, थोड़ा बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें है क्या कि जब एक आयाम की बात करेंगे तो रेखीय आवेश वितरण होगा। ध्यान एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे कि जो आवेश का वितरण हो रहा है वो समान रूप से हो रहा है, मतलब उसके प्रत्येक हिस्सों में जो आवेश जा रहा है वो बराबर से जा रहा है, ना कहीं कम ना ज्यादा। कम ज्यादा होता तो दिक्कत हो सकती थी, यहाँ पे लेकिन जो वितरण हो रहा है समान रूप से हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या है कि अब यहाँ पे जो 4 बैक टू बैक लेक्चर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 4 के बाद 5वां या 6ठा जो लेक्चर आएगा वो हमारा गॉसियन आएगा, गॉसियन प्रमेय की बात होगी, और उसके बाद 1-2 टॉपिक्स के बाद हमारा चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए हमको दीजिए धन्यवाद।